नमस्कार, आप देख रहे हैं होम टुडे न्यूज में विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की खास और बड़ी खबरें। जेल की चार दीवारी के भीतर की दुनिया। यहाँ कैदी रह रही एक महिला ने बाहर आकर अपनी आप बीती क्या सुनाई। अब जेल से कई काले सच बाहर आने लगे। जेलर लड़ियां पर आरोपों की झड़ियां लग गई हैं। जिन अपराधियों के हाथों में पुलिस ने हथकड़ियां ने पहनाई, लड़ियां उन्हीं की मदद से बढ़िया होते चली गई। देखिए ये एक रिपोर्ट। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ को यदि आप कारपोरेट कार्यालय कहें तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। करोड़ों रुपए के सालाना कारोबार वाले इस कारपोरेट कार्यालय में जेलर संतोष कुमार लड़िया की भूमिका सीईओ से कम नहीं है। जेलर संतोष कुमार लड़िया की अगुवाई वाली टीम जेल में हर चीज के दाम वसूलती है। कैदी की हैसियत देख कर तय होता है उसे जेल में कौन सा बैरक मिलेगा, बैरक में उसके बिस्तर कहाँ लगाए जाएंगे। ये सारा लेन देन का खेल है। जेल के ब खंड का सीईओ मंसूर, अ खंड का राधेश्याम और पांडे, ये तीन लोग तय करते हैं कैदी का बिस्तर कहाँ लगेगा। बिस्तर यदि टीवी के पास लगाना है तो रेट है 5,000 रुपये। सेल और भोजनशाला में तोमर तय करता है किस बैरक में कैसा खाना जाएगा, रेट है 2,000 रुपये। टेलीफोन पर घर बात करना है, रेट है 100 रुपये। जेल की स्पेशल बैरक यानी बैरक नंबर 10, ये वो बैरक है जिसमें आपको दूसरे बैरक की तरह कैदियों की भीड़ नहीं मिलेगी। साफ सुथरा माहौल और किसी होटल के कमरे जैसी सुविधाएं। यहाँ रुकना है तो रेट है 15,000 रुपये महीना। रुपए देने के बाद भी आप कितने दिन यहाँ रहेंगे यह तय करेगा जेलर का खास चढ़िया। मध्य प्रदेश के एक बहुचर्चित हत्याकांड के आरोप में भोपाल जेल से उज्जैन ट्रांसफर होकर आया एक कैदी। जेल के गोदाम से कुछ चाहिए तो बाहर के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा रेट देकर आप गोदाम इंचार्ज संतोष से सब कुछ ले सकते हैं। राधेश्याम हो, पांडे हो या मंसूर, होगा वही जो लड़िया को होगा मंजूर। ये सारे गुर्गे आखिर जेलर के जेल में पैदा किए हुए ऐसे व्यापारी बन गए हैं जिन्होंने जेल में ही इतनी दौलत कूट ली है जितनी बाहर भी नहीं कमा सकते थे। जेल के भीतर के और भी काले कारनामे आपके सामने आते रहेंगे। देखते रहिए होम टुडे। बारिश के सीजन में भी शहर में 2 दिन छोड़कर पानी, यह बात हमको आपको अटपटी लग रही है। अब नगर निगम आयुक्त को भी अटपटी लगने लगी है। यही वजह है कि गंभीर बांध में पर्याप्त पानी नहीं होने के बावजूद रविवार से शहर में 2 दिन की बजाय 1 दिन छोड़कर जल प्रदाय करने का फैसला लिया गया है। शनिवार को नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल पीएचई के अधिकारियों के साथ बैठे और शहर में पानी सप्लाई की ताज़ा व्यवस्था की समीक्षा की। गंभीर बांध की कैपेसिटी 2250 एमसीएफटी है, लेकिन बांध में अब तक 300 एमसीएफटी पानी भी नहीं भर सका है। पीएचई फिलहाल शहर में 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन पानी सप्लाई कर रही थी। शनिवार की आयुक्त की बैठक के बाद अब रविवार से 2 दिन के बजाय 1 दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जाएगा। शहर में सप्लाई के लिए गंभीर के अलावा गौघाट, स्टाप डैम और साहिब खेड़ी तालाब से भी पानी लिया जाएगा। नगर निगम शहर के 14 बगीचों को ठेके पर देने जा रही है। ठेके लेने वाली फर्म को ही यहाँ रख रखाव करना होगा। इसके एवज में ये फर्म यहाँ छोटी मोटी पार्टियां और वेडिंग शूट जैसे आयोजन कर शुल्क वसूल सकेंगी। आम लोगों को अभी की तरह ही बगीचे में निःशुल्क प्रवेश मिलता रहेगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम को अपने खर्च कम करने के लिए ये उपाय आदेश के रूप में सुझाया है। भोपाल से आदेश मिलने के बाद नगर निगम ने शहर के 14 बगीचों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की। 3 साल के इस टेंडर के लिए अंतिम तारीख 6 अगस्त होगी। दरअसल नगर निगम द्वारा यह कदम खुद के खर्च कम करने की कवायद के चलते उठाए गए हैं। बीओटी फॉर्मेट में ठेका लेने वाली फर्म ही बगीचों का मेंटेनेंस करेगी और इसी जगह से कमाई भी कर सकेगी। नगर निगम ने शहर के कालिदास उद्यान, पुरुषोत्तम सागर उद्यान, विष्णु सागर उद्यान, नरसिंह घाट उद्यान, गांधी उद्यान, नेहरू पार्क, यातायात पार्क, बाल उद्यान पार्क, अटल अनुभूति उद्यान,
प्रियदर्शनी उद्यान, सुभाष नगर तालाब, लोकमान्य तिलक उद्यान, राजीव गांधी उपवन को ठेके पर देने का फैसला किया है। बगीचों को निजी हाथों में सौंपने के बाद भी आम लोगों से यहां किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आम लोगों को प्रवेश से रोक भी नहीं रहेगी। बगीचों का रखरखाव पूरी तरह से निजी फर्म के हाथ में होगा, लेकिन वहां किसी तरह का स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकेगा। ठेका लेने वाली फर्म यहां बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, वेडिंग शूट व अन्य छोटे इवेंट कर सकेगी। शादी पार्टियां या 50 से ज्यादा लोगों की पार्टियां नहीं की जा सकेंगी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पश्चिम रेलवे द्वारा बंद की गई ज्यादातर मेल एक्सप्रेस गाड़ियां फिर से पटरी पर लौट आई हैं। यही वजह थी कि आम जनता और जनप्रतिनिधियों द्वारा पैसेंजर गाड़ियों को भी दोबारा शुरू करने की मांग की जा रही थी। रेलवे ने रतलाम मंडल की 16 पैसेंजर गाड़ियों को 9 से 10 अगस्त से फिर से शुरू करने का निर्णय ले लिया है। इंदौर, उज्जैन, नागदा के लिए भी पैसेंजर ट्रेन शुरू की जा रही है। दूसरी लहर के दौरान मेल एक्सप्रेस के साथ ही सभी पैसेंजर गाड़ियों का संचालन भी बंद हो गया था। दोबारा शुरू की जा रही सभी पैसेंजर गाड़ियां पूरी तरह से अनारक्षित श्रेणी की रहेंगी, लेकिन इनमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी रहेगा। रेलवे द्वारा जो 16 स्पेशल पैसेंजर गाड़ियां शुरू की जा रही हैं, उनमें रतलाम भीलवाड़ा, इंदौर नागदा बीना, उज्जैन नागदा, नागदा रतलाम, इंदौर उज्जैन पैसेंजर ट्रेन भी शामिल है। नानाखेड़ा में बस स्टैंड के सामने सालों से खुली पड़ी जमीन के दिन अब बदलने वाले हैं। नानाखेड़ा में स्टेडियम के लिए प्रस्तावित जमीन पर 7 करोड़ की लागत से कायाकल्प होगा। यहां सिंथेटिक ट्रैक के अलावा फुटबॉल ग्राउंड, लॉन टेनिस कोर्ट, मलखम अकादमी और आवासीय परिसर बनाया जाएगा। 20 बीघा जमीन पर बनने वाले सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम के लिए 3 अगस्त को भूमि पूजन होगा। नानाखेड़ा स्टेडियम का नामांकन स्वर्गीय राजमाता सिंधिया स्टेडियम के नाम पर किया गया है। 3 अगस्त को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका भूमि पूजन करेंगे। भोपाल से अन्य जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। स्टेडियम के भूमि पूजन से पहले लगातार 3 दिन तक शहर में खेलों के विभिन्न आयोजन होंगे। आयोजन से पहले रविवार 1 अगस्त को शाम 4:30 बजे टावर चौक पर महिला खिलाड़ियों द्वारा सेल्फ डिफेंस का प्रदर्शन किया जाएगा। कराटे संघ के खिलाड़ी भी यहां कराटे का प्रदर्शन करेंगे। 2 अगस्त की सुबह 10 बजे से नानाखेड़ा स्टेडियम से शहीद पार्क तक वाहन रैली निकाली जाएगी। मंगलवार 3 अगस्त को महानंदा नगर स्पोर्ट्स एरिना से मशाल रैली निकाली जाएगी। हम सबका सौभाग्य है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने उज्जैन में एथलेटिक्स के खेल को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान की जो आवश्यकता सिंथेटिक ट्रैक की वो देने का घोषणा की थी। और वर्तमान में नानाखेड़ा स्टेडियम, जब मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण था अध्यक्ष, तब स्टेडियम की एक तरह से बनने की शुरुआत हुई थी। लंबा समय निकल गया, लेकिन हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम उज्जैन में नहीं था। इस बार 3 अगस्त को हमारी खेल मंत्री यशोधरा जी सिंधिया जी अब इस का भूमि पूजन करने जा रही है। मैं उज्जैन की ओर से उनका आभार भी मानता हूं कि ये हमारा स्टेडियम बनने से न केवल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी तैयार होंगे, बल्कि खेल का एक सकारात्मक माहौल बनेगा। और नानाखेड़ा स्टेडियम, जिसको स्वर्गीय राजमाता सिंधिया के नाम से जानते हैं, ये तो बहुत अच्छी लोकेशन पे है। मैं नहीं समझ सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में कोई इतनी अच्छी लोकेशन होगी जो हाईवे पे एकदम स्टेडियम हमारे पास है। एक तरह से चारों रोड वहाँ से जाते हैं और इंदौर उज्जैन के बीच का ये बहुत अच्छा पॉइंट भी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके साथ जो खेल संगठन ने आज जो आयोजन किया है, लगातार अब ये एक उत्सव का आयोजन बन रहा है उज्जैन में खेलों की दृष्टि से। मैं नागर साहब और हमारे डॉक्टर सनवर पटेल जी और इस अवसर पर उज्जैन के सांसद हमारे अनिल फिरोजिया जी, माननीय हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक पारस जैन जी, और इस अवसर पर सभी दलों के नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि ये पूरे आयोजन में हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सब कल से जो आयोजन होने वाले, कल सुंदरकांड का पाठ होने वाला है, इसके अलावा मलखम का गेम का एक डेमोन्स्ट्रेशन अच्युतानंद व्यायामशाला में होने वाला सायंकाल, परसों टावर चौराहे पर महिलाओं का, बहनों का अपना सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम होगा, कराटो का खेल का आयोजन होगा। ये सब निमित्त बनेंगे स्टेडियम के लोकार्पण के, भूमि पूजन के अवसर के। इसके अलावा सोमवार के दिन 2 तारीख को वाहन रैली निकाली जाएगी। 3 तारीख के दिन एथलेटिक्स संघ वहाँ अपने वर्तमान के एरिना, स्पोर्ट्स एरिना महानंदा नगर से
नानाखेड़ा तक दौड़ते हुए आएंगे और सायंकाल ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉक, किचनी सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। उत्तर प्रदेश पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर उज्जैन पुलिस ने रामघाट इलाके की आसपास की 3 धर्मशालाओं में ठहरे सांसी गिरोह के 32 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनमें से 17 लोगों के खिलाफ लूट और चोरी जैसे अपराध दर्ज हैं। ये गिरोह उज्जैन में भी वारदात करने के इरादे से आकर ठहरा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कुछ उत्तर प्रदेश में 20 लाख रुपए की लूट सहित 3 अलग-अलग मामलों में वांटेड हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और बहराइच में पिछले दिनों एक विवाह समारोह में चोरी सहित लूट की 3 वारदात हुई थी। इन्हीं मामले की तफ्तीश में जुटी उत्तर प्रदेश पुलिस को मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के गुलखेड़ी गांव के रहने वाले सांसी गिरोह के इन अपराधों में शामिल होने की जानकारी मिली थी। यूपी पुलिस का दल राजगढ़ पहुंचा और अपराधियों के नंबर जुटाकर इनकी तलाश शुरू की तो इनमें से कईयों के फोन की लोकेशन उज्जैन में मिली। इसके बाद यूपी पुलिस का एक दल उज्जैन आकर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला से मिला। एसपी सत्येंद्र कुमार ने 4 थाने के टीआई की अगुवाई में 50 पुलिसकर्मियों का एक दल बनाकर रामघाट इलाके की धर्मशालाओं में सर्चिंग करवाई। 3 अलग-अलग धर्मशालाओं से सांसी गिरोह के 32 लोग मिले हैं। इन सभी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। गुलखेड़ी गांव के करण उर्फ टाइपास, अरुण, पवन और गुरुदीप पर लूट और चोरी जैसे कई संगीन अपराध पहले से दर्ज हैं। इनके अलावा भी 13 लोगों पर इसी तरह के अपराध दर्ज हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय श्रावण मास चल रहे हैं और श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं का उज्जैन आना जाना काफ़ी ज़्यादा लगा रहता है और इस दौरान इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं इसको कोशिश करते हैं कि पहुंचकर और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे। इस संदर्भ में हमारा पूरा जो सूचना तंत्र सक्रिय था। हमारे पास एक बहुत स्पेसिफिक इनपुट राजगढ़ जिले के कड़िया गुलखेड़ी गांव के कुछ अपराधियों के आने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर एक डेडिकेटेड एक टीम बनाई गई थी जिसका नेतृत्व एडिशनल एसपी सिटी अमरेंद्र सिंह कर रहे थे। उनके साथ जो टीम थी उसमें 3 टीआई और एक सीएसपी, इन लोगों ने पूरे एक कार्ययोजना के तहत जो अपने पास इनपुट था उसके आधार पर पूरे उज्जैन क्षेत्र के होटल्स और इनकी रेकी कराई और सर्च किया। सर्च के दौरान हमें अभी लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग मिले हैं उस गांव के और उनका वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन करके इनसे अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 आरोपी ऐसे निकले हैं जिनके खिलाफ पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वो वहाँ की गैंग हिस्ट्री शीट और हिस्ट्री शीट खुली है और काफ़ी गंभीर अपराध उनके विरुद्ध पंजीबद्ध है। ये यहाँ निश्चित तौर पर किसी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की इरादे से यहाँ पहुँचे थे। इनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की गई। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भोजपुरी गायक और सांसद मनोज तिवारी ने शुक्रवार को महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। श्रावण मास में ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए रोजाना कई वीआईपी भी उज्जैन आ रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार शाम दिग्गज नेता और दिग्गज अभिनेता मनोज तिवारी भी उज्जैन आए। मंदिर में पुजारी पंडित दिनेश त्रिवेदी ने उनसे पूजन अनुष्ठान संपन्न करवाया। फ्रीगंज के गुरु नानक अस्पताल में 5 साल के बच्चे के ऑपरेशन के बाद जब उसकी हालत बिगड़ी तो बच्चे के पिता का गुस्सा एक वीडियो के रूप में शहर में वायरल हुआ। यही बच्चे का पिता शनिवार को माधवनगर थाने पहुंचा और गुरु नानक अस्पताल प्रबंध के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगा।
गोपालपुरा के रहने वाले सचिन कटानरे ने 5 साल के बेटे श्रेयस की हालत बिगड़ने के बाद गुरु नानक अस्पताल वालों के खिलाफ एक वीडियो जारी कर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस वीडियो के तोड़ के रूप में अस्पताल प्रबंधन इसी सचिन कटानरे का 10 दिन पुराना एक वीडियो ले आया, जिसमें उसने अस्पताल की तारीफों के पुल बांधे थे। शनिवार को माधवनगर थाने पहुंचे सचिन का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने उसे न केवल बदनाम किया बल्कि उसके बेटे की जान से भी खिलवाड़ किया है। चाहूँगा कि मैंने शिकायत माधवनगर थाने में भी इस बात की है कि 14 जुलाई 2021 को मैंने मेरे बेटे श्रेयस कटाने 5 साल की उम्र का है, उसका गुरु नानक हॉस्पिटल उज्जैन में मैंने ऑपरेशन करवाया था, जो कि उस वक्त तो सफल हो गया था। तो सफल होने पे मैंने एक वीडियो बना दिया था कि ठीक है, आप लोगों का स्टाफ बहुत अच्छा है, ऑपरेशन बहुत अच्छा है। ये मैंने बनाया था 10 दिन पहले वीडियो। और उसके बाद में जब 10-15 दिन बाद जब उसके टाँके ख़राब हो गए और पेट खुल गया पूरा उसका, तो मैंने अस्पताल प्रबंधन को बताया। तो उन लोगों ने इसके ऑपरेशन में टाँके दोबारा लगाने की जगह केवल और केवल पट्टी करने का वो कहा। तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उनके खिलाफ एक वीडियो बनाया ताकि मेरे बच्चे के साथ में जो ऑपरेशन बिगड़ा है ऐसा और किसी के साथ ना बिगड़े। तो इन लोगों ने थोड़ा सा वो वीडियो वायरल होने से इनका जो डिफेम हुए, तो उन्होंने दबाव में आके मेरे बच्चे से 2-4 दिन की डिमांड और करी कि आप 2-3 दिन के लिए बच्चे को और दो हमारे को, हम रिपेयर करेंगे इसको। मैंने 2 दिन के लिए बच्चे को और दिया। उसके बाद में आप देखें 2 दिन बाद भी मेरे बच्चे की स्थिति देखें कि 2 दिन बाद की मेरे बच्चे की स्थिति क्या हो गई है। ये देखें, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 2 दिन बाद के मेरे बच्चे की स्थिति, पहले स्थिति अच्छी थी लेकिन 2 दिन बाद मेरे बच्चे की स्थिति और ख़राब हो चुकी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने क्या करा कि एक वीडियो बनाया था इनके खिलाफ, तो इन लोगों की बदनामी हो गई। तो इन लोगों ने अपने बदनामी से बचने के लिए मेरा जो 10-15 दिन पुराना जो वीडियो था जिसमें मैंने तारीफ करी थी, वो आज के नाम से इन्होंने चालू कर दिया और ये घोषित कर दिया कि सचिन कटाने बहुत ख़राब इंसान है। इसने कल तो बदनामी कर दी इतने बड़े अस्पताल की, और आज देखो क्षमा मांगते हुए अस्पताल की तारीफ कर रहा है। मैं आपको क्लियर बता दूँ, ये वीडियो जो आज तारीफ का है ये आज रिलीज़ नहीं है, ये बहुत पुराना वीडियो, 10 दिन पुराना। तो हालांकि मैं थाने से बस यही कहना आया हूँ कि मैंने बच्चे को अब इंदौर रेफ़र कर दिया है, अस्पताल इंदौर रेफ़र कर दिया है। ये लोग रेफ़र करने में भी आनाकानी कर रहे थे आखिरी में, लेकिन फिर दबाव देने पर इन्होंने रेफ़र कर दिया। कितने पैसे लगे आपको, कितने लिए? पैसे इलाज में टोटल 66 हज़ार रुपये लगे। हालांकि मैं क्या गरीब फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे पास में उस वक्त जेब में नहीं थे क्योंकि कोचिंग काफ़ी समय से बंद है, मकान भी किराए का है। तो लोगों ने मेरे को बच्चे के नाम पे डोनेशन किया था और अस्पताल में जाके पैसा जमा कराया था। हालांकि पैसा चला गया लेकिन इलाज प्रॉपर नहीं मिला। आगे किसकी शिकायत करोगे आप इसकी? शिकायत बस मेरे को 2 चीज़ें हैं। पहली शिकायत तो ये है कि बच्चे का ऑपरेशन ख़राब हो गया, इन्होंने 2 दिन मांगे, 2 दिन के बाद में भी स्थिति खराब है ना, तो रेफ़र करना पड़ा। तो शिकायत ये है कि ऑपरेशन बिगाड़ दिया। दूसरी शिकायत है कि इन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो जारी करके अपनी साख को बचाने की कोशिश करी, अपनी बिगड़ती हुई बदनामी को बचाने की कोशिश करी, तो मुझे बदनाम कर दिया। चारों तरफ के लोग मुझे बदनाम समझ रहे हैं कि मेरा बच्चा तो अब इंदौर में रेफ़र है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन इन लोगों ने जो 2 हरकतें करी है, इस वजह से अब मैं माधवनगर थाने में तो इसकी शिकायत कर चुका है, FIR लिखा चुका हूँ, लेकिन अब मैं लड़ूंगा इनके खिलाफ और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ लड़ूंगा। मैं इसकी शिकायत जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको करूंगा। इसके अलावा जो भी बड़े उच्च अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, जांच अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, पूरे भारत देश के, मैं उन तक ये खबर पहुंचाऊंगा कि ऐसे अस्पतालों के खिलाफ एक मुहिम उठाई जाए जो कि पैसे लेने के बाद में खराब ऑपरेशन करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम है सचिन कटारने। बारिश का आधा सीजन बीत गया है। गंभीर बांध 10% से ज्यादा नहीं भर सका है। बारिश के सीजन में भी शहर जल संकट भोग रहा है। ऐसे वक्त में कांग्रेस को मध्य प्रदेश सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। कांग्रेस का आरोप है कि नर्मदा शिप्रा लिंक योजना का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार के नुमाइंदे जल संकट के वक्त दुबक कर बैठ गए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस नेत्री माया राजेश त्रिवेदी की अगुवाई में कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों ने त्रिवेणी पर उस जगह जाकर धरना दिया जहां नर्मदा की पाइपलाइन शिप्रा नदी से मिलती है। यहां धरना देने का कांग्रेस नेताओं का मकसद शहर को यह संदेश देने का था कि नर्मदा शिप्रा लिंक योजना फ्लॉप शो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज के नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।